हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और वो चैप्टर है हमारा ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, और याद रखना वेरिएबल को ही मार्जिनल भी बोलते हैं। बुक जो मैं यूज करता हूं वो है MN अरोड़ा। मैं आपको ये समझाऊं इससे पहले मैं आपको बुक से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और उसको समझाऊंगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए, चलिए रीड करते हैं। दिस इज द टोटल कॉस्ट टेक्निक्स अंडर विच टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चार्ज एज प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब यहां पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालना होता है। देखिए फॉर्मेट भी देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा देता हूं। हम निकालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग को याद रखना हम बोलते हैं फैक्ट्री, यहां पर जो भी फैक्ट्री कॉस्ट तक जो भी कॉस्ट होंगी, देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज चार्ज एज प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पर देखेंगे जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसी मैन्युफैक्चरिंग को फैक्ट्री बोल सकते हैं, याद रखना। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड या फिर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। इसके आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग all manufacturing costs are absorbed in the cost of product produced। जो भी मेरे पास कॉस्ट आएगी, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन पे फोकस करना, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, लेकिन अप टू फैक्ट्री, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री तक ही कंसीडर की जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल भी फैक्ट्री कॉस्ट से पहले आता है, लेबर भी फैक्ट्री से पहले आती है, वेरिएबल और फिक्स ये भी फैक्ट्री कॉस्ट तक ही आते हैं। तो इसमें 4 कॉस्ट है, याद रखना है आपको, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में आती है, और इन चारों को जब हम ऐड कर देते हैं तो मेरा बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो यहां पर बताया गया है क्वेश्चन में, क्या बताया गया है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आगे पढ़ते हैं। इन दिस सिस्टम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए वैसे तो ये लाइन आपको तब ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भी यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको एक्चुअल प्रोड्यूसिंग कॉस्ट लेनी है, बस इस पे फोकस करना। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग जो ओवरहेड है ये आपको वही लेने होते हैं जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कई बार दे रखा होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड अलग दे देते हैं और नॉर्मल कैपेसिटी अलग दे देते हैं। तो उस केस में आपको एक एडजस्टमेंट करनी होती है जो इसकी नेक्स्ट लाइन में बताई गई है, वो पढ़ते हैं। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आर एडजस्टेड बिफोर कंप्यूटिंग प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। देखिए जो यहां पर क्या दे रखा है वो ये दे रखा है, जो बोला गया है वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए यह अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओवर
ऑब्जर्वेशन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये एडजस्टमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली, ये एडजस्टमेंट है। इसमें ऐड और लेस होगा, लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट तभी समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अभी सिर्फ इसको आप समझ लें कि प्रॉफिट से पहले ये एडजस्टमेंट करनी जरूरी है, या फिर कह सकते हैं एज पर द फॉर्मेट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम सीओजीएस निकाल लेंगे, जब हम सीओजीएस निकाल लेंगे उसके बाद ये एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हो। एडजस्टमेंट के लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या होना जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। चलो ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहां पर हम बात करेंगे जरा एक बार स्टार्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, और पूरा फॉर्मेट की बात भी कर लेते हैं, फिर हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, उसके बाद निकालनी होती है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकाल लेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालने के बाद मेरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये याद रखना ये जो मैंने लिखा है स्पेशली वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन। अब प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन का मतलब हो गया ये चार कॉस्ट, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में चारों ही गिवन हो सकता है एक, दो, तीन या फिर चारों की चारों भी गिवन हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। जो यहां पर कॉस्ट गिवन होगी वही कॉस्ट पर यूनिट के अकॉर्डिंग यहां पर फिनिश गुड्स में कंसीडर की जाएगी, पर यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनटू में जितनी भी यूनिट्स होंगी फिनिश गुड्स की उससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, इसीलिए बोला गया ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन, इसी को बोला गया प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन यहां पर। इसके बाद आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं, ओरली लिख के मैं आपको आगे बताऊंगा। वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय जितनी भी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स होती हैं, उससे मेरा निकल जाता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है मेरा सीओजीएस, उसके बाद ये एडजस्टमेंट, ये आपको तभी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसको करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो प्लस में आए और माइनस में आए, तो वो अभी कुछ नहीं पता, वो क्वेश्चन में पता चलेगा और वो बताऊंगा कैसे। फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएंगी, उसको हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। याद रखना सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों की तीनों कॉस्ट जो है यहां पर ही आएंगी, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। और फैक्ट्री तक की जो भी कॉस्ट होंगी, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल फैक्ट्री हो या फिक्स्ड फैक्ट्री हो, वो सब ऊपर आएंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले। उसके बाद मेरा बनता है टोटल कॉस्ट, इन सबको ऐड करने के बाद, और प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते हैं सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये तो मेरे पास हुआ एक चीज। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड। सेकंड क्या है जरा मैं वो दिखा देता हूं आपको, वो यहां पर देखेंगे, वो यहां पे है, ये है मेरे पास। इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्टिंग। अब हम इसके बाद जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे हम वेरिएबल कॉस्टिंग की, वो देखते हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है जरा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द सेम एज वेरिएबल कॉस्ट। ये तो मैंने सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा था तभी बता दिया था कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही होती है। अब दोनों को हम समझते हैं, जरा मैं आपको बताता हूं। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जब हम एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जब हम एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको उस एडिशनल यूनिट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जरा मैं बता देता हूं। सपोज करो मुझे स्केच पेन बनाने हैं, मैं अगर 20 स्केच पेन बनाता हूं
20 स्केच पेन बनाता हूं तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, और जैसे ही मैं 20 से ऊपर एक और 21, जैसे ही मैं 21st स्केच पेन बनाऊंगा तो 20 और 21 के बीच में जो एक यूनिट का जो डिफरेंस आएगा, 21 माइनस 20 के बीच में जो कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मतलब हर नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस करने के बाद जब एक यूनिट बचती है, जो कॉस्ट बचती है उस यूनिट की, उसे बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद देखते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल direct cost and variable cost. The CIMA London has defined marginal cost, ये उसकी definition दे रखी है, एक particular, as the amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if volume of output is increased and decreased by 1 unit. हर एक यूनिट के बढ़ने और घटने के साथ जो कॉस्ट में चेंज होता है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना, हर एक यूनिट के बढ़ने और घटने के से जो भी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये बोला गया है। अब इसके हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, एक बार देखेंगे जरा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं, ये हम यहां पर भी यही लिखते थे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन यहां पे लिखते हैं हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहां पे वेरिएबल इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिर्फ वेरिएबल खर्चों को कंसीडर किया गया है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक। लेवल तो यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग तक ही था और यहां पर भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे था फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन में क्या था, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी था लेकिन यहां पर नहीं है, बाकी तीनों है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इसके बाद बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर भी वही बना है, यहां पर भी वही बना है। अब आगे चलते हैं, यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और वैल्यू एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन। यहां पर भी यही था अगर आप देखेंगे, बट यहां पर क्या था, प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन था, वेरिएबल नहीं लिखा था। यहां पे वेरिएबल भी मेंशन है क्योंकि यहां पे सिर्फ ये वेरिएबल 3 ही कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए इन तीनों की जो कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही पर यूनिट फिनिश गुड्स का कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वहां पर भी सेम था, यहां पर भी सेम है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। यहां पर उसके बाद आता है सीओजीएस, आप देखेंगे यहां पर भी सीओजीएस आता है। देखो मैं फॉर्मेट आपको इसलिए बता रहा हूं कंपेयर करके क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। तो मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा हूं, फॉर्मेट में कैसे करना है और क्या क्या करना है। अब यहां पर आ गया सीओजीएस, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहां पर भी आ गया। इसके बाद यहां पर आता है एड वेरिएबल, याद रखना वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सेलिंग का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, सारा का सारा वेरिएबल खर्चे यहां पे ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जबकि यहां पर हमने डाली थी एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में तो एडजस्टमेंट आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एडजस्टमेंट आती है, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट नहीं आती वेरिएबल में, तो वेरिएबल के अंदर एडजस्टमेंट नहीं आएगी जबकि एब्जॉर्प्शन में एडजस्टमेंट आती है अगर क्वेश्चन में होगी तो। इसके बाद अब एज पर दी रूल हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां पर दे रखा है वो होता है कंट्रीब्यूशन, तो ये दे रखा है मुझे सेल और ये आ गया मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा। तो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आगे कंट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में तीनों की तीनों कॉस्ट आएंगी, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो या फिर प्रोडक्शन की हो या फिर फैक्ट्री की हो तो वो आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव की हो वो आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो वो आएगी।
तीनों फिक्स्ड कॉस्ट यहां से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे बोल देंगे हम नेट प्रॉफिट। तो ये हमने फॉर्मेट हमें पता भी होना चाहिए, सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये मेरा फॉर्मेट होता है वेरिएबल कॉस्टिंग का। इनके ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन आज ही कराऊंगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता भी सकूं और समझा भी सकूं कि हमने करना कैसे होता है। देखेंगे अब ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, अगर आप देखेंगे यहां पर ऑब्जर्वेशन का। और एक बात को याद रखना, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं और ऐसे ही वेरिएबल कॉस्टिंग को भी हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट होता है इसे इनकम स्टेटमेंट से भी हम बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे यह है मेरे पास इलस्ट्रेशन 2.1, बिल्कुल सिंपल है, कोई अभी एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल। पहले फॉर्मेट को बनाना सिखा रहे हैं। क्या है देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 48,000 की, डायरेक्ट वेजेस है 22,000 की, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है फैक्ट्री का और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग का। याद रखना है वेरिएबल है दोनों के और ये फिक्स्ड है दोनों के, फैक्ट्री के, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग के, और यहां पे है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के, ठीक है। और सेल्स दे रखी है 1,25,000 रुपीज की। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, मैं इसको ऑब्जर्वेशन से भी बता रहा हूं और वेरिएबल से भी बता रहा हूं ताकि मैं आपको एक बार फॉर्मेट बनाना सिखा सकूं। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके अंदर सेल, वो है 1,25,000 की, और सेल को यहां पे कर दो बंद क्योंकि ये लास्ट में काम आएगी अब, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट देखिए, फॉर्मेट को जरा देख के रखेंगे, ये सेल्स है, फिर है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में मेरे पास आएगी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ये चारों आते हैं। और क्वेश्चन में मुझे ये चारों चीजें ही गिवन है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल फैक्ट्री का गिवन है, फिक्स्ड फैक्ट्री का गिवन है। तो चारों ही हैं, हम चारों लिख लेते हैं, उसके बाद अमाउंट लिखते रहेंगे। सबसे पहले दे रखा है मुझे डायरेक्ट मटेरियल, फिर दे रखा है डायरेक्ट वेजेस, फिर दे रखा है मुझे वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फिर दे रखा है मुझे फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं जरा मैं बात करूं तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है मुझे 48 एंड 22, पहले जरा दो लिख लेते हैं, एक बार अंदर की तरफ लिख लेना 48 और 22, इन चारों को ऐड करके फिर यहां पे लिख लेंगे। इसके बाद है वेरिएबल फैक्ट्री का दे रखा है 13,000 रुपए दे रखा है। अरे ओह शिट, ये 48 है और ये 22 है और ये था 13 और यहां पर दे रखा है मुझे 20, ये आ गया, ये नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ये 48, 22, 13 एंड 20 ये दे रखे हैं मुझे, ठीक है। इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 22 प्लस 13 और प्लस 20, तो आ गया 103,000 आ गया। तो यहां पे हम लिख लेंगे इसे 103,000 आ गया। इसे बोल देंगे हम कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एज पर दी फॉर्मेट देखिए जरा, ये आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका। इसके बाद हम करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो क्वेश्चन में वैसे तो है नहीं, लेकिन फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। मैं जरा लिख देता हूं, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये नहीं है तो छोड़ दिया। तब मेरा आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस प्लस दिस तो कुछ नहीं है, तो 103,000 ही रह जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, लेस कर देते हैं हम लोग इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ये भी नहीं है तो छोड़ दिया। तो इसके बाद मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 103,000। मैं चाहता तो ये एंट्री नहीं भी करता और इसी के बाद डायरेक्टली ये वाली एंट्री कर देता। देखेंगे, ये सीधा ये वाली एंट्री कर देता, क्योंकि बीच में ये इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एडजस्टमेंट तो है नहीं यहां पर, क्योंकि मैंने बताया पहला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये आ गया सीओजीएस मेरा सेम। ये एडजस्टमेंट है नहीं, तो सीधा मैं ये एंट्री कर सकता था और बुक वालों ने भी सीधा यही एंट्री करी है। लेकिन मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको ये एंट्री करके दिखा दी है। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे, देखेंगे यहां पर दोबारा फॉर्मेट, सीओजीएस के बाद एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लिखेंगे, तब आएगा मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसके अंदर दोनों लिखेंगे हम वेरिएबल और फिक्स्ड। अब वो जरा क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, देखेंगे। वेरिएबल में मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग में दे रखे 2,000 और फिक्स्ड में दे रखे हैं मुझे 8,000। देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है 8,000 की, तो यहां पर है 2,000 और 8,000, तो ये आ गया 10,000। अब ये थी मेरे पास सीओजीएस प्लस सेलिंग कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया टोटल कॉस्ट। दिस प्लस दिस, आप देख सकते हैं, दिस प्लस दिस, तो ये आ गया 113,000। और मुझे निकालना होता है क्वेश्चन में प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अब सेल्स कितनी है मेरे पास, सेल्स देखेंगे, सेल्स है 1,25,000 की और टोटल कॉस्ट है मेरे पास 113,000 की, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 125,000 माइनस 113,000, तो प्रॉफिट आ गया 1,2,000 का। ये मेरा आंसर आ गया।
ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने बताया है आपको एज पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ये मैंने बता दिया एज पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये हमारी बुक में जो इलस्ट्रेशन है वो 2.1 है। ठीक है, अब हम सेम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो करेंगे हम लोग वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल के अकॉर्डिंग। और जरा वेरिएबल का फॉर्मेट देख लीजिए, ये रहा वेरिएबल का फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने बताया था हम लिखते हैं सेल, उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, जिसके अंदर तीन आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड नहीं आता। चलिए शुरू करें, यहां से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल, और वो मुझे पता है 1,25,000 की यहां पर है, और इसको मैंने कर दिया यहां पे बंद, क्योंकि इसका रोल यहां पे खत्म हो जाता है। फिर लिखते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर है कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वो उसमें क्या क्या आएगा जरा देखें। उसमें मेरे पास आता है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट वेजेस, और तीसरा है मेरे पास, यहां पे देखेंगे अगर, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तीन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं जरा, क्वेश्चन तो हम यही देख रहे हैं। तो पहला है 48, दूसरा है 22, और वेरिएबल दे रखे हैं, वेरिएबल फैक्ट्री दे रखे हैं 13। तो यहां पर है मेरे पास 48, 22 और 13, ये दे रखे हैं। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो मेरा बन जाता है फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हो गया, 83 हो गया ये वाला, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे एज पर दी फॉर्मेट। अगर हम देखें, ये देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद बचता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और वो 83 का ही रह गया। फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम अपना COGS भी बोलते हैं, और वो आ गया 83 ही आ गया। अब इसके बाद फिर फॉर्मेट पे आइए, देखिए COGS आ गया। इसके बाद आता है हमारा, ऐड कर देते हैं वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, बट वेरिएबल होना चाहिए। फिर हम यहां से हम ऐड कर देंगे ऐड, और यहां पे हमें किस नाम से दे रखा है, वो हमें दे रखा है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग के नाम से। ऐड कर देंगे वेरिएबल
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। कंडीशन सिर्फ ये है कि ये वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल कितना दे रखा है जरा वो देखते हैं। वेरिएबल दे रखा है मुझे यहां पर 2000 रुपीज का। देखेंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग है 2000 रुपीज का, ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ये आ गया 2000, ये आ गया। तब मेरा बन जाता है यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 85,000। ये भी यहां पे हमारा निकल गया। ठीक है, फिर मुझे चाहिए होता है, देखो अब इसके बाद फॉर्मेट में क्या कह रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, जो होता है सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है, सेल्स है 1,25,000 की और वेरिएबल कॉस्ट है 85 की, तो बच गया एग्जैक्ट 40,000 का। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे वो कोई सी भी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो मतलब फैक्ट्री की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो, इसमें से हम लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट के आगे हमें जरूर लिखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमें दे रखी है फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग की, दोनों की दे रखी है। तो फिक्स्ड में लिखेंगे हम फैक्ट्री और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग की, दोनों की गिवन है। कितनी कितनी गिवन है वो देखते हैं। वो गिवन है फैक्ट्री की 20,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग की 8,000। यहां पर है 20,000 दे रखी है पहले फैक्ट्री की और 8,000 दे रखी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग की, तो टोटल हो गई 28,000। उसके बाद यहां पर आएगा बस कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी होता है मेरा प्रॉफिट, जिसे आप नेट प्रॉफिट कह सकते हैं या प्रॉफिट कह सकते हैं। प्रॉफिट दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 40 माइनस 28 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000। ये मेरा आंसर आ गया, ये 12,000 ही मेरा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पहले तो यहां देखेंगे, यहां पर 12,000 निकला और मेरा इससे पहले भी यहां पर भी 12,000 निकला। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आंसर सेम होगा। पहली चीज, आंसर अलग अलग आता है, उसका रीजन क्या होता है सेम आने का वो मैं बता देता हूं। क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, आप देखेंगे कहीं पर भी नहीं है। इसके कारण मेरा आंसर सेम आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है इसीलिए। अदरवाइज जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होंगे गिवन, तो आपके आंसर डिफरेंस आएंगे या डिफर आएंगे। समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये तो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ समझाने के लिए कि हमें फॉर्मेट बनाना कैसे होता है और क्वेश्चन को करना कैसे होता है, तब ये आया है। अदरवाइज तो आपको ये इस तरीके से करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और प्रॉफिट अलग अलग आएंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी स्टॉक होगा गिवन, चाहे वो ओपनिंग क्लोजिंग में हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि मेरा आंसर हमेशा अलग आएंगे, या फिर इस क्वेश्चन में मेरा आंसर सेम क्यों आ गया। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।
इसके आगे अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही अच्छे और मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट के बताने के लिए, फॉर्मेट को समझाने के लिए क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और ये मैं बता देता हूं एक चीज और, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए जो ये था ना इलस्ट्रेशन नंबर 2.2, वो 2.1 को लेकर ही करना था। ठीक है ना, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।